वेलकम बैक गाइस। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पीओआई यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और लिक्विडिटी की। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एसएमसी आईसीटी वाले फ्री एडवांस कोर्स सीरीज़ के नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर। देखो, वैसे तो मार्केट स्ट्रक्चर पर यूट्यूब में पहले से ही सैकड़ों हज़ारों वीडियो पड़ी होंगी, और मैं नहीं चाहता कि आप उन सब वीडियो को देखने के बाद भी इस वीडियो को देखकर भी वही सीखो जो उन सब वीडियो से सीख रहे हो, क्योंकि वो मार्केट स्ट्रक्चर एसएमसी आईसीटी कॉन्सेप्ट के मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी है। पर मार्केट स्ट्रक्चर को मेरा देखने का नज़रिया थोड़ा अलग है। मैं आईसीटी कॉन्सेप्ट के मार्केट स्ट्रक्चर को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं यह भी नहीं चाहता कि जो सब कर रहे हैं वही आप भी करो, क्योंकि मार्केट का रूल ही यही है कि जो चीज़ मोस्ट कॉमन होती है मार्केट में वो काम नहीं करती है। और एसएमसी आईसीटी में जो मार्केट स्ट्रक्चर रूल्स बताए गए हैं वो और कुछ नहीं, मार्केट में पहले से जो मार्केट स्ट्रक्चर के रूल्स थे उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, क्योंकि उसमें से 90% रूल्स पहले से मार्केट में एग्जिस्ट करते थे और आईसीटी ने बस उसे अपग्रेड किया है। और जब तक वह कॉन्सेप्ट कम लोगों को पता थी तब तक उसने हाई एक्यूरेसी के साथ काम किया है। पर अगर आप हमेशा सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करते रहोगे और मार्केट में अपना खुद का दिमाग नहीं लगाओगे, यानी खुद को अपग्रेड नहीं करोगे, अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं करोगे, तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद भी, उन 1% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में शामिल हो जाने के बाद भी धीरे धीरे वापस फिर उन्हीं 99% ट्रेडर्स में शामिल हो जाओगे जहां से आप निकल कर उन 1% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में गए थे। इसलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में लाइफ लॉन्ग सस्टेन करना है तो अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहना जरूरी है। यही मेरी आपको सलाह है और यही मेरा सुझाव भी है कि दूसरे ट्रेडर्स का प्रॉफिट देखकर उन्हें कॉपी पेस्ट करने की बजाय मार्केट को अपने नज़रिए से देखें और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हमेशा अपग्रेड करते रहें। वैसे तो हम लोग फ्री की सलाह की कोई वैल्यू नहीं करते, पर मार्केट को देखने के मेरे इस नज़रिए से अगर आपको कोई वैल्यू मिले तो आप भी इस वीडियो को लाइक करके और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करके इस वीडियो को वैल्यू दे सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर मेरे नज़रिए से। मार्केट स्ट्रक्चर को इन डेप्थ समझने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी, करेंसी या क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर का जन्म कहाँ से होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म एक जीरो डॉट या शून्य से हुआ है, उसी तरह किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी जिस पर आप ट्रेड लेते हो कि मार्केट स्ट्रक्चर का जन्म एक ज़ीरो यानी शून्य से होता है। कैसे, चलो बताता हूँ। अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करें जिस पर हम चलते हैं, उस पर अगर आप कहीं चलकर जा रहे हो तो जिस पॉइंट से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो वह कहलाता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, और जिस पॉइंट पर आप अपनी जर्नी एंड करते हो वह पॉइंट कहलाता है आपका एंडिंग पॉइंट। तो हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन या प्लेन सरफेस के एक पॉइंट जहाँ से वो शुरू होता है उसे हम उसका स्टार्ट पॉइंट कहते हैं, और जहाँ पर वो ख़त्म होता है उसे हम उसका एंड पॉइंट कहते हैं। अगर यह लाइन इधर से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म होती है तो ये उसका स्टार्ट पॉइंट होगा और ये इसका एंड पॉइंट होगा। इसी तरह अगर यह लाइन इस बिंदु से शुरू होकर इस पॉइंट पर ख़त्म होती है तो यह इसका स्टार्ट पॉइंट होगा और यह इसका एंड पॉइंट होगा। इसके अलावा हम इस पॉइंट को इस लाइन का लेफ्ट और इस पॉइंट को इस लाइन का राइट पॉइंट भी कह सकते हैं। पर इस तरह का डेमोस्ट्रेशन हम सिर्फ उन चीज़ों के लिए दे सकते हैं जो एक फ्लैट सरफेस पे मूव करती है, यानी ज़मीन से ज़मीन पर चलती है। पर अगर हम इसी लाइन को वर्टिकली देखें तो ये पॉइंट इस लाइन का लो पॉइंट कहलाएगा और ये पॉइंट इस लाइन का हाई पॉइंट कहलाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें एक बॉल की तो वह ज़मीन से होकर हवा में उछलती है। वो या तो फ्लोर से 90 डिग्री वर्टिकली हवा में उछल सकती है या फिर वो एंगुलर मोमेंट में हवा में उछल सकती है। ऐसे में वह सरफेस से उछल कर जिस पॉइंट तक जाती है उसे उसका हाई कहा जाता है, और जिस पॉइंट से वो उछलती है उसे उसका लो कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो वर्टिकली ऊपर की तरफ जाती है उसे हम हाई और लो से डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर मैं इस कर्सर को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ तो आप नीचे की तरफ देख सकते हो कि वहाँ पे डेट और टाइम आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक इसी तरीके से यदि इस कर्सर को मैं नीचे से ऊपर यानी वाई एक्सिस पे लेके जाऊं तो आप प्राइस में चेंजेस देख पा रहे होगे। यानी कि चार्ट पर हम टाइम को एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं और प्राइस को वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं। पर मार्केट में किसी भी चीज़ का प्राइस सीधी एक वर्टिकल लाइन में ऊपर की तरफ मूव नहीं करता है, यानी कि आप प्राइस को कभी भी इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन में मूव करता हुआ नहीं देखोगे। वो या तो एक सीढ़ीनुमा पैटर्न में जाता है या फिर एक वेव लेंथ या जिगजैग पैटर्न में जाता है, कुछ इस तरीके से। इस स्टेयर या सीढ़ीनुमा पैटर्न का एग्जांपल है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 है
और वो ग्रेजुअली एवरी ईयर 10% से इंक्रीज होती है। तो इस पॉइंट से उसकी सैलरी 10% इंक्रीज होकर नेक्स्ट 1 ईयर पूरी तरह से फ्लैट यानी स्टेबल रहेगी। तो यहाँ पे अगर 25,000 उसकी सैलरी है तो 10% इंक्रीज होके वो कितनी हो जाएगी, 27,500। और अगले पूरे 1 साल ये यही रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो कभी भी यहाँ से ड्रॉप नहीं होगा। अगर होगा तो नेक्स्ट ईयर वो अगेन 10% से इंक्रीज ही होगा और यहाँ जाकर वो फिर से स्टेबल हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट होगा और फिर उसकी सैलरी ये हो जाएगी। तो आपने देखा कि उसकी सैलरी सडनली 10% जंप करने के बाद सीधे फ्लैट रहती है, यानी वो वर्टिकली अगर जाती है तो वो फिक्स रहती है और उसके बाद फिर वो फ्लैट हो जाती है। इसके बाद फिर वो 10% के फिक्स एक इंक्रीमेंट के साथ जाती है और फिर वो यहाँ पे फ्लैट हो जाती है नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। अगेन वो यहाँ से जंप करती है और फिर वो फ्लैट हो जाती है। इस पूरे मूवमेंट में कहीं भी उसकी सैलरी नीचे ड्रॉप नहीं करती है, वो बढ़ती ही जाती है उसके रिटायरमेंट तक। तो ये हो गया प्राइस के एक स्टेयर पैटर्न में मूवमेंट का एग्जांपल। पर क्या हमारे स्टॉक मार्केट में इसी तरह का मूवमेंट होता है? क्या वो स्टेयर पैटर्न में चलता है? नहीं, वो चलता है इस तरह के जिगजैग पैटर्न पे, यानी कि एक जिगजैग या वेव पैटर्न में। और देखा जाए तो दुनिया में ज़्यादातर चीज़ों का मूवमेंट इसी तरह के वेव या जिगजैग पैटर्न में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भगवान केदारनाथ के दर्शन करने जाने हैं और उनका मंदिर इस पहाड़ी के टॉप पे है, तो आपकी जर्नी यहाँ से शुरू होगी। पहले आप पहाड़ पे कुछ दूर तक चढ़ते हैं, उसके बाद थक कर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आपको कोई घाटी या ढलान मिलती है जहाँ से आप उतरते हैं और फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, मैगी वगैरह खाते हैं, चाय वाय पीते हैं। इसके बाद फिर से आप नए सिरे से पहाड़ी पे चढ़ना शुरू करते हैं। पर आपको ये जर्नी फिर से स्टार्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यहाँ पे आपने अपना फाउंडेशन बना लिया है। यानी कि अगर आपको सचमुच ऊपर जाना है तो आपको यहाँ से नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप यहाँ से अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से इस पॉइंट पर रेस्ट करते हैं, फिर से आप इस मंदिर के पहले पड़ने वाले किसी पहाड़ी या पीक पर पहुँचते हैं, जहाँ से फिर से आपको कोई घाटी या मैदान मिलती है जहाँ पे आप रेस्ट करते हैं और फिर टॉप पर पहुँचते हैं और फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन या टारगेट पे पहुँच जाते हैं। यानी कि आप पहुँच जाते हैं मंदिर के टॉप पर। वहाँ पे भगवान के दर्शन वर्शन करते हैं। अगेन आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं पीक से डाउन साइड की तरफ, क्योंकि आपको अपने घर भी वापस जाना होता है जहाँ से आप आए हैं। तो जब आप मंदिर की तरफ चढ़ रहे होते हो तो आपको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है, काफ़ी ताकत लगानी पड़ती है ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए, क्योंकि ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींचती होती है और आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ जाना होता है, जिसमें आपको काफ़ी एफर्ट लगता है, काफ़ी थकान भी होती है। पर फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। पर जब आप वहाँ से नीचे उतरते हो के लिए आप बड़े ही आराम से और तेजी से नीचे की तरफ उतरते हो। पर जो ढलान आपको ऊपर चढ़ते समय मिली थी, अब वही ढलान आपके लिए अगेन एक चढ़ान का काम करेगी। इसी तरह रियल वर्ल्ड में सभी तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के प्राइसेस जिग-जैग या वेव पैटर्न में होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम इस गोल्ड के चार्ट को ले लें तो यह भी आपको एक जिग-जैग पैटर्न में मूव करता हुआ नजर आएगा, ना कि किसी वर्टिकल लाइन में और ना ही किसी हॉरिजॉन्टल लाइन में। और इसके रियल स्ट्रक्चर को देखने के लिए इस चार्ट को कैंडलस्टिक पैटर्न से लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देना होगा। अब आप देख सकते हैं कि इसके प्राइस की मूवमेंट बिल्कुल एक जिगजैग पैटर्न में है, न कि किसी वर्टिकल लाइन या किसी स्टेयर पैटर्न में। और अगर आप इस चार्ट को भी ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक एक अपसाइड का मूवमेंट दिया है जिगजैग पैटर्न में, जिसे हम एक अप ट्रेंड कहते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट देखोगे तो मार्केट ने यहाँ एक रेंज के अंदर एक वेव फॉर्म बनाया हुआ है। तो मार्केट के इस तरह के मूव को हम क्या कहते हैं, साइडवेज। ठीक इसी तरीके से अगर आप ध्यान दोगे तो मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जिगजैग पैटर्न में मूव दिए हैं वो डाउनवर्ड मूव है, यानी कि ये पूरा मूव नीचे की तरफ आया है। तो इसे हम मार्केट की भाषा में क्या कहते हैं, एक डाउन ट्रेंड। तो ये आपका हो गया एक अप ट्रेंड मूव, ये आपका हो गया साइडवेज मूव और ये आपका हो गया डाउन ट्रेंड मूव। अगर आप इसे कैंडलस्टिक पैटर्न में देखेंगे तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट के पास मूवमेंट के लिए 3 तरह के पैटर्न होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, जैसे कि आप किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं। एक होता है साइडवेज, जैसे कि किसी हार्ट पेशेंट की ईसीजी लाइफलाइन का डिस्प्ले होता है। और एक डाउन ट्रेंड, यानी कि किसी सीढ़ी, पहाड़ या ढलान से आप किसी बॉल को अगर गिराते हो तो हर बार वो बॉल इस तरीके से एक स्विंग बनाता हुआ डाउन साइड नीचे की तरफ आएगा। तो कुल मिलाकर अब ये बात क्लियर है कि किसी भी तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 3 ही तरह का ट्रेंड बन सकता है या 3 ही तरह के मार्केट स्ट्रक्चर बन सकते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। अब किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में समझने के लिए उसके इंटरनल एलिमेंट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि अगर आप अपना कोई फेवरेट डिश बनाना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर यूज होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि उसे आपको किस टेम्परेचर पर पकाना है, कितने टाइम तक पकाना है। इसी तरह के इंटरनल एलिमेंट्स के बारे में सही और अच्छा नॉलेज होना जरूरी है, तभी आपकी वह डिश परफेक्ट बन पाएगी
जैसा आप उसे पसंद करते हैं और खाना चाहते हैं, वरना आपकी यह डिश या तो टेस्टलेस हो जाएगी या फिर उस तरीके से नहीं बन पाएगी जिस तरह से आप उसे बनाना चाहते थे। तो चलिए मार्केट स्ट्रक्चर के हर एलिमेंट्स और इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि आप किस तरीके से इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी को राइट पाथ पर ले जाने के लिए और उसे स्मूथ बनाने के लिए। तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले आपको स्विंग्स को समझना होगा। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है स्विंग। जब मार्केट ऊपर की तरफ जिगजैग बनाता हुआ जाता है तो उसका हर पीक एक स्विंग हाई कहलाता है और उसका बॉटम पॉइंट स्विंग लो कहलाता है। यानी कि ये वाला पॉइंट आपका स्विंग हाई कहलाता है और ये वाला पॉइंट उसका स्विंग लो कहलाता है। तो इसी तरह वो स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो के फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ जाता है। ठीक इसी तरह से डाउन ट्रेंड में भी जब वो एक जिगजैग फॉर्म में जाता है तो वो स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो इस तरह के फॉर्मेशन में नीचे की तरफ जाता है। ठीक इसी तरीके से साइडवेज में भी स्विंग लो और स्विंग हाई बनते रहते हैं। क्योंकि साइडवेज में कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसके हर टॉप को हम स्विंग हाई ही बोलते हैं और इसके हर बॉटम को हम स्विंग लो बोलते हैं। क्लियर है? तो ये स्विंग हाई और स्विंग लो इन पीक्स और बॉटम्स के टेम्परेरी नेम होते हैं। जिस तरह बचपन में आपका एक निक नेम रखा जाता है, उसके बाद आपका एक ऑफिशियल नाम रजिस्टर कराया जाता है जिसे आप अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज और बिजनेस में एंटायर लाइफ यूज करते हैं। इसी तरीके से इन टॉप्स और बॉटम्स का ये टेम्परेरी नेम है। आगे चल के मैं इनके ऑफिशियल नेम बताऊंगा कि इन्हें हम ट्रेडिंग में क्या कहते हैं, क्योंकि उनके फॉर्मेशन की और उन्हें वो नाम देने के कुछ कंडीशंस होते हैं जो मैं इसके बाद आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स यानी ट्रेंड के फॉर्मेशन को। ठीक, तो अभी अभी जो मैंने आपको ये वर्टिकल लाइन वाली एग्जांपल दी थी जिसमें इसके दो पॉइंट हैं, जिसमें से ये वाला पॉइंट इसका लो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट इसका हाई पॉइंट है। और अगर आप इस प्राइस की जर्नी को एक जिगजैग मोमेंट में कंटिन्यू रखेंगे तो ये बहुत सारे हाई लोज नीचे से ऊपर की तरफ बनाता है। ठीक इसी तरीके से ये ऊपर से नीचे की तरफ भी हाई लोज बनाता है। तो उनके नाम कुछ इस प्रकार से होते हैं जो कि लॉजिकल नेम होते हैं, यानी कि बस यूं ही नाम रखने के लिए नाम रख दिया ऐसा नहीं है। उनके नाम से ही समझ में आ जाता है कि उनका यह नाम क्यों पड़ा। जैसे कि ये आपका एक लो है और ये आपका एक हाई है और उस हाई से रिवर्स करके नीचे की तरफ आगे कोई थर्ड पॉइंट बनाता है और नीचे आने के बाद जब प्राइस रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाता है और अपने पिछले हाई को ब्रेक कर देता है तो ये लो और हाई के बाद थर्ड पॉइंट आपका क्या कहलाता है? एक हायर लो। ये हायर लो क्यों कहलाता है? क्योंकि ये पिछले लो से तो हायर है पर अभी भी इस हाई से लो पे है, इसलिए ये क्या कहलाता है? हायर लो। तो ये आपका क्या हो गया? थर्ड पॉइंट। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पॉइंट। ठीक इसी तरीके से प्राइस का फोर्थ पॉइंट जब मूव कर रहा होता है तो वो जब तक चाहे ऊपर की तरफ जा सकता है और ऊपर जाते वक्त वो जिस भी पॉइंट पे रुकता है और रिवर्स लेके नीचे जाता है, पर नीचे जाते हुए कभी भी अपने इस पिछले हायर लो को ब्रेक नहीं करता, ऊपर की तरफ ही रह जाता है और वहां से अगेन रिवर्स करके अपने मोस्ट रिसेंट हाई यानी लेफ्ट साइड वाले अपने पिछले हाई को ब्रेक कर देता है। तब जाके आपके इन दोनों पॉइंट्स को नाम मिलता है, एक हायर हाई मिलता है और अगेन आपको एक हायर लो मिलता है। अब ये हायर हाई और हायर लो क्यों है? ये आपके पिछले हाई से हायर है, इसलिए इसका नाम पड़ा हायर हाई। ठीक इसी तरीके से आपका ये जो हायर लो है ये आपके पिछले लो से हायर है। जैसे कि इस लो से यहाँ पे ये हायर था तो इसे हायर लो कहा गया। ठीक उसी तरीके से इस लो से ये हायर है इसलिए इसे हायर लो कहा जाएगा। और इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर जैसे जैसे ऊपर जाएगा हर बार आपको एक नया हायर हाई मिलेगा और नया हायर लो मिलेगा। क्लियर है? तो जब भी मार्केट जिगजैग में ऊपर की तरफ मूव करता जाता है तब आपको क्या मिलता है? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। आपने अक्सर ट्रेडर्स के मुंह से सुना होगा कि मार्केट एक हायर हाई या हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब वो एक अप ट्रेंड में है। ठीक इसी तरह मार्केट जब एक डाउन साइड का जिगजैग बनाता हुआ जाता है यानी डाउन ट्रेंड में होता है तो उसके अंदर भी इसी तरह के जिगजैग पॉइंट्स होते हैं जो कि एक अप ट्रेंड के ठीक अपोजिट होते हैं। तो अप ट्रेंड में हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? एक लो से स्टार्ट होती है। ठीक इसी तरीके से एक डाउन ट्रेंड में हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी? हमेशा एक हायर हाई से होगी। क्यों हायर हाई से होगी? क्योंकि अगर आप इस लो से हाई की तरफ चलते हैं और अगर मार्केट यहाँ से क्रैश करेगा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हुए तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि अगर आप हाई से चलोगे और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हुए डाउन साइड जाओगे तो आप किसे ब्रेक करोगे? इसके लो को, जो कि ऑलरेडी कहाँ पे है? 0 या 1 पे है। तो प्राइस कभी भी अगेंस्ट 0 या निगेटिव नहीं हो सकता,
इसलिए जब भी एक डाउन ट्रेंड का स्टार्ट होगा या उसकी शुरुआत होगी, वो हमेशा कहाँ से होगी, किसी हायर हाई से ही होगी। तो ये हमारा एक हायर हाई हो गया। इसके बाद प्राइस फिर से रिवर्स होके ऊपर की तरफ जाता है और अगेन रिवर्स होके नीचे की तरफ जाता है और अपने इस प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करता है। जब वो ऐसा करता है तो आपको क्या मिल जाता है, फिर से एक नया लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है, लोअर हाई क्यों, क्योंकि ये पिछले हाई से लोअर है, पर ये स्टिल एक हाई है क्योंकि आपका लो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और हाई ये वाला पॉइंट है। अब ये इस लो से तो हाई है, पर इस हाई से ये लोअर है, इसलिए ये लोअर हाई हो गया। और ये आपका लोअर लो क्यों है, और ये कब बनता है, जब किसी हायर हाई से प्राइस रिवर्स होता है, यानी कि इस तरीके से रिवर्स होता है और इस प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करता है। ठीक है, और उसके बाद अगेन वो ऊपर जाके ये लोअर हाई बनाता है और नीचे जाता है। उसके बाद अगेन वो प्राइस ऊपर जाता है जैसे कि यहाँ पे गया है, और फिर वो नीचे जाके इस लोअर लो को ब्रेक करता है। तो जैसे ही आपका हायर हाई रिवर्स होके प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करता है, क्योंकि अब इस हायर लो से भी कोई लो नीचे की तरफ है जो इससे लोअर है, इसलिए ये लोअर लो कहलाएगा और ये हायर लो कहलाएगा। और इसके बाद प्राइस कंटिन्यू कुछ इस तरीके से लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में नीचे की तरफ जाता जाता है। और हर बार जब भी वो नीचे जाके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, एक जिगजैग बनाता है, तो वो क्या बनाता है, लोअर हाई बनाता है और लोअर लो बनाता है। और इसी तरह वो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में नीचे की तरफ गिरता चला जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनका ये नाम बस यूं ही नहीं रखा गया है, इनको ये नेम या टैग्स देने के पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, क्योंकि वही लॉजिक इन्हें वैलिडेट और इनवैलिडेट करते हैं। और मार्केट स्ट्रक्चर को सही से रीड करने के लिए इनका वैलिड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक इनवैलिड हायर हाई हायर लो लोअर हाई लोअर लो को बेस बनाकर अपने मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करेंगे और उसके आधार पर अपना बायस बनाएंगे, तो आपका बायस पूरी तरह से रॉन्ग होगा। और इस गलत बायस पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली आपको लॉस ही होगा। तो यहाँ मैंने दो मार्केट स्ट्रक्चर बनाए हैं, एक है अप ट्रेंड और एक है डाउन ट्रेंड। और मार्केट जब इस तरह का कोई अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज का स्ट्रक्चर बनाता है तो वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास बहुत सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे कि 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 1 आवर 4 आवर डेली वीकली और मंथली। तो मान लेते हैं कि अगर ये एक मंथली का अप ट्रेंड है और ये मंथली का डाउन ट्रेंड है, यानी कि ये एक मंथली का अप ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर है और ये एक मंथली का डाउन ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर है। अब अगर आप इस मंथली मार्केट स्ट्रक्चर को डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि इस स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिन्हें हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी कि जो हमारी मेन स्ट्रक्चर है, बड़ी स्ट्रक्चर, वो हमारी कहलाती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और उस बड़ी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आइए अब समझते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को। चलिए यही चीज़ मैं आपको रियल चार्ट पे दिखाता हूँ। तो देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप अपने चार्ट के लेआउट को डबल विंडो पे कर लो। लेफ्ट साइड वाले चार्ट को आप क्या कर लो, हायर टाइम फ्रेम पे, लाइक ये मंथली का चार्ट है और हमें क्या देखना है, इस मंथली चार्ट के स्ट्रक्चर के इंटरनल को। अब अगर हम इसमें से कोई एक सिंगल कैंडल की बात करें, फॉर एन एग्जांपल ये रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, या इनमें से कोई भी एक कैंडल, आप क्या करो, एक रेक्टेंगल उस पर ड्रॉ कर लो या फिर आप दो लाइन ड्रॉ कर लो इसके लो पॉइंट पर। और कैंडल आपको कौन सा चाहिए वो भी हम मार्क कर लेते हैं, हमें चाहिए ये वाला रेड कैंडल, क्योंकि जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर में जाएंगे तो हमें ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल ना हो जाए। तो ये आपका है मंथली चार्ट और इस साइड हम कर लेते हैं वीकली चार्ट। और अब हम सीधे सीधे उस एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके देखते हैं। तो अब इस वर्टिकल लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कैंडल आइडेंटिफाई कर लिया है, तो ये हम रिमूव कर देते हैं। और देखो ये इस कैंडल का लो है। तो अगर मैं वीकली पे इसे मूव करूंगा तो आप मंथली के चार्ट पे भी उसे देख सकते हो। तो अगर सिंपली मैं इसे करेक्ट कर दूं तो ये इस कैंडल का लो है और ये इस कैंडल का हाई है। तो हाई भी हमारा हम परफेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस कैंडल का हाई यहाँ कहीं पे है, इस कैंडल के ऊपर नहीं है। ओके, तो अब ये क्लियर है कि एक सिंपल से कैंडल के अंदर भी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम बात करें इस पूरे स्ट्रक्चर की तो देखो इसके अंदर कितने सारे स्ट्रक्चर हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। मैं ये लाइंस हटा देता हूँ। तो क्लियर है कि हर बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के
अंदर काफ़ी सारे इंटरनल स्ट्रक्चर और होते हैं। और वो स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं, अगर हम सिंपली इस डाउन मूव को पकड़ लें, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये डाउन मूव है, तो आप देखो, तो आप देख सकते हो कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर हम इसे सिर्फ हाई से लो तक का एक मूव माने तो भी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। तो ये क्या होते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर। आई होप आपको क्लियर होगा। तो अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये एक हायर हाई है या क्या यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो हम इस पूरे जोन को मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और जब हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जाएंगे तो हमें सब कुछ क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो अभी अभी हमने क्या देखा कि एक हायर टाइम फ्रेम के मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर भी इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर जो होते हैं, जैसे कि मंथली का टाइम फ्रेम था, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर भी क्या होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको कहाँ जाके देखना है, लोअर टाइम फ्रेम पे। किसी भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का इंटरनल स्ट्रक्चर आप कहाँ जाके देखते हैं, उसी टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे। तो अब अगर हमें इस मंथली चार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना होगा तो हम कहाँ देखेंगे, वीकली चार्ट पर। इवन मोर लोअर यू कैन गो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 टाइम फ्रेम तक डाउन जा सकते हैं। लाइक अगर मंथली में देख रहे हैं तो वीकली और डेली में देख सकते हैं, वीकली में देख रहे हैं तो डेली और H4 में देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम अगर आपका हाई टाइम फ्रेम है तो आप H4 या अर्ली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। इसी तरीके से 15 मिनट में आप अगर मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर आपको कहाँ नजर आएंगे, 5 मिनट चार्ट पे और 1 मिनट चार्ट पे। क्लियर है, तो ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हमें इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या देखना है, चलो वो बताता हूँ। पर हमें इन दोनों स्ट्रक्चर को देखने की ज़रूरत क्यों थी, कहानी इनकी कहाँ से शुरू हुई थी, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन से। तो हायर हाई और हायर लो कैसे कंफर्म होगा, किसी भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के इंटरनल स्ट्रक्चर में बनने वाले पैटर्न से हम हायर टाइम फ्रेम यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के स्विंग्स को वैलिडेशन देता है कि वो स्विंग्स कब हायर हाई बन रहे हैं, कब हायर लो बन रहे हैं, कब वो लोअर हाई बन रहे हैं और कब वो लोअर लो बन रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझ में आ गया, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझ में आ गया। अब चलिए मैं आपको इन हायर टाइम फ्रेम के मार्केट स्ट्रक्चर को उनके इंटरनल स्ट्रक्चर से कैसे वैलिडेट करते हैं ये सिखाता हूँ। तो ये मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे समझा रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जो भी मैं बता रहा हूँ क्या वो इंडियन मार्केट में काम करता है, तो वो सभी तरह के मार्केट में काम करता है। और पिछली किसी वीडियो में मैंने निफ्टी का चार्ट यूज़ किया था, तब मैंने बताया भी था वीकली के चार्ट पे कि यहाँ वीकली के चार्ट पर निफ्टी में एक ऑर्डर ब्लॉक है और वो निफ्टी के इस बॉटम की लिक्विडिटी लेने के लिए ज़रूर आएगा। और वो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो अब यहाँ से क्लियर हो जाता है कि निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इस लो की लिक्विडिटी। हो सकता है कि वो इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके अगेन वापस इस ऑर्डर ब्लॉक को रीटेस्ट करने के लिए जाए और वापस से एक अच्छा फॉल नीचे की तरफ दे, या फिर हो सकता है कि मार्केट यहीं से एक शानदार फॉल करके कहाँ तक चला जाए, इस वाले बॉटम तक। क्योंकि जो मार्केट स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें हम ABC पैटर्न भी पढ़ेंगे जो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो वापस से चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे, देखते हैं कि गोल्ड के चार्ट का मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो अब इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट स्ट्रक्चरिंग करने के लिए हमें सबसे पहले 3 चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है IDM, सेकंड है हमारा BOS और थर्ड है हमारा चॉप। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें इन 3 टर्म्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं हम IDM को कि IDM क्या होता है। तो अब मान लेते हैं कि प्राइस किसी लो से निकलता है। प्राइस हमेशा किसी लो या किसी हाई से ही निकलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो या तो वो लो से निकलेगा और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, और या फिर वो किस हाई से निकल के इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए। तो मान लेते हैं कि प्राइस इस लो से चल पड़ा, चलने के बाद वो कुछ दूर जाके रिवर्स हुआ और यहाँ कहीं पे रुक गया। यानी आपके पास कितने पॉइंट है, 1 2 और 3। अभी वो इस थर्ड पॉइंट पे है। अब यहाँ से मार्केट हमें नहीं पता कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो इस तरीके से थर्ड पॉइंट से नीचे भी जा सकता है और वो इस तरीके से थर्ड पॉइंट से ऊपर भी जा सकता है। तो अगर वो ऊपर जाता है तो वो क्या करता है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है। और अगर वो नीचे जाता है तब भी वो क्या करता है, अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करता है। यानी वो किसी ना किसी स्विंग को ब्रेक करता है। और प्राइस जहाँ चल रहा है, यानी कि जहाँ वो जा रहा है, हमेशा आपको उसके
कौन से साइड पे देखना है, लेफ्ट साइड पे देखना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप स्विंग देखेंगे नीचे की तरफ प्राइस जा रहा है, तब भी हमें स्विंग कहाँ पे मिलेगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा। ये भी एक स्विंग है और ये भी एक स्विंग है, दोनों ही स्विंग हमें ऑन गोइंग प्राइस के लेफ्ट साइड में मिलते हैं। तो कोई भी स्विंग जब हमें देखना है तो हमें किस तरफ देखना है, किस साइड देखना है, एक ऑन गोइंग प्राइस के लेफ्ट साइड देखना है। जैसे कि यहाँ पे दो स्विंग है, दोनों ही लेफ्ट साइड है, यहाँ पे भी दो स्विंग है और दोनों ही लेफ्ट साइड है। तो प्राइस जो भी करेगा इन दोनों स्विंग में से किसी एक के साथ कुछ करेगा, या तो वो ऊपर का स्विंग हाई उड़ाएगा या फिर वो नीचे का स्विंग लो उड़ाएगा। ठीक है, तो आईडीएम किस तरीके से होता है, ये प्राइस ने एक लो से चलना शुरू किया, एक हाई बनाया, रिवर्स किया, जिसे आप रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, पुल बैक कह सकते हैं, या फिर करेक्शन कह सकते हैं। रिट्रेसमेंट और पुल बैक आपको बहुत अच्छे से पता है, इम्पल्स और करेक्शन भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा क्योंकि वो मार्केट स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्राइस यहाँ से निकलता है, नीचे जाता है, अगेन ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो जब भी मार्केट एक ऑन गोइंग ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन के किसी स्विंग को सबसे पहले ब्रेक करता है, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है हमारा, एक अप ट्रेंड चल रहा है। तो मार्केट जब भी एक ऑन गोइंग ट्रेंड के लेफ्ट साइड वाले फर्स्ट स्विंग को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक करता है, इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या है, ये अप ट्रेंड है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसने इससे पहले कभी भी अपने स्विंग को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक नहीं किया है, पर जब फर्स्ट टाइम वो उसे ब्रेक करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, आईडीएम कहते हैं। तो ये प्राइस ने क्या किया, एक ऑन गोइंग ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड वाली स्विंग को ब्रेक किया है। ठीक इसी तरीके से अगर मार्केट किसी डाउन ट्रेंड में है और वो अपनी अपोजिट डायरेक्शन वाली किसी स्विंग को ब्रेक करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, आईडीएम। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, ये मार्केट ने इस अपोजिट डायरेक्शन वाली स्विंग को ब्रेक किया है। ये पहले कौन से ट्रेंड में था, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, एक डाउन ट्रेंड था, और इस डाउन ट्रेंड के अपोजिट क्या होगा, ऊपर जाना। यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ गया, उसने लेफ्ट साइड वाली ऑन गोइंग डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया है, किसको, स्विंग को, लेफ्ट साइड वाली स्विंग को ऑन गोइंग ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाके ब्रेक किया है। तब हम इसे क्या कहते हैं, आईडीएम कहते हैं। क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट, तो ये आपका क्या हो गया, आईडीएम हो गया। चार्ट पे भी समझा देता हूँ। ये मार्केट यहाँ से निकला, ऊपर गया, स्विंग लो बनाया, ऊपर गया, स्विंग लो बनाया, ऊपर गया, स्विंग लो बनाया। अब मार्केट ने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन वाली स्विंग को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। कहाँ पे थी अपोजिट डायरेक्शन वाली स्विंग, यहाँ पे थी। यहाँ पे क्या होगा, आईडीएम होगा। ये हो गया आईडीएम, तो ये हो गया यहाँ पे आईडीएम। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको सिंपली ऑन गोइंग ट्रेंड हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ब्रेक, ये ऑन गोइंग ट्रेंड का एक स्विंग है। देखो ये एक स्विंग है और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसे ब्रेक कर दिया है। तो ये आपका ब्रेक हो गया और इसे आप क्या कहोगे, आईडीएम कहोगे। हो गया ना आईडीएम। तो जब भी मार्केट आईडीएम करता है तो उसके आईडीएम करने से आपको क्या मिलता है, एक हायर हाई मिलता है, जो भी हाईएस्ट पॉइंट है ये आपको एक हायर हाई मिल जाता है। ठीक इसी तरीके से जैसे यहाँ पे आईडीएम हुआ तो ये आपका क्या बन जाता है, एक हायर हाई बन जाएगा। आईडीएम जैसे ही हुआ सबसे टॉप पे जाओ, ऊपर देखो कौन सा हाई है, वो आपका क्या बन जाएगा, हायर हाई बन जाएगा। इसलिए आईडीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, एक अप ट्रेंड का केस है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, एक डाउन ट्रेंड का केस। डाउन ट्रेंड का केस कैसे होगा, जस्ट अपोजिट होगा, किसके, अप ट्रेंड के। तो एक ऑन गोइंग ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड है यहाँ पे अभी, ऑन गोइंग, एक डाउन ट्रेंड है। पहले कौन सा था, अप ट्रेंड था, ये कौन सा है, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट अपनी अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड की फर्स्ट स्विंग को ब्रेक करेगा तो वो आईडीएम कहलाएगा। और जब भी डाउन ट्रेंड में मार्केट आईडीएम करेगा तो आपको क्या मिलेगा, लोअर लो, जो भी मिलेगा वो लेफ्ट साइड मिलेगा। देखो इस वाली स्विंग को अभी हम कोई नाम नहीं देंगे, यहाँ पे सिर्फ आईडीएम हुआ है। ठीक इसी तरीके से अप ट्रेंड के केस में क्या कहेंगे, हायर हाई। तो अभी इंड्यूसमेंट है क्या और हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है, या फिर ये आईसीटी का क्यों एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, चलो वो मैं आपको बताता हूँ। तो इंड्यूसमेंट बेसिकली इंस्टीट्यूशन का एक तरह का ट्रैप है जिसमें वो रिटेल ट्रेडर्स को फंसाता है
क्यों फंसाता है? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को जब किसी डायरेक्शन में बड़े बड़े ऑर्डर्स एक्सिक्यूट करने होते हैं तो उन्हें उनके हर ऑर्डर पे क्या चाहिए होती है? हैवी लिक्विडिटी। तो उन्हें उनके हर ऑर्डर को एक्सिक्यूट करने के लिए क्या चाहिए होती है? हैवी लिक्विडिटी। लाइक यहाँ पे मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में जा रहा है, तो एक रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है कि अब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मूव है, तो यहाँ पे अंधाधुंध बाइंग करनी शुरू कर देता है। जब भी कोई पुल बैक आता है वो बाइंग शुरू कर देता है, जब भी कोई पुल बैक आता है वो बाइंग शुरू कर देता है, जब भी कोई पुल बैक आता है बाइंग शुरू कर देता है। जिन्होंने यहाँ एंट्री नहीं ली है वो यहाँ पे एंट्री लेंगे, और जिन्होंने यहाँ एंट्री नहीं ली है, जो अभी भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, इन्हें डबल ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए होता है, तो इस तरह के ट्रेडर क्या कर रहे होते हैं? इस तरह के किसी लेवल का वेट कर रहे होते हैं जहां मार्केट फिर से आए और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे। तो इस रिट्रेसमेंट या पुल बैक पे वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है? हाई लिक्विडिटी। तो यही सबसे अच्छा पॉइंट होता है इंस्टीट्यूशंस को इन रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए और अपनी बड़ी ब्लॉक डील्स करने के लिए। इसी वजह से ऐसी जगह पे जब इंड्यूसमेंट हो जाता है तो अगेन ट्रेंड के डायरेक्शन में एक मैसिव और शार्प मूव आता है। तो अब ये इंड्यूसमेंट मार्केट के लिए क्यों ज़रूरी है और आपको जानना क्यों ज़रूरी है और कैसे आप इस ट्रैप से बच सकते हैं। मार्केट के लिए इंड्यूसमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक मार्केट में बड़ी लिक्विडिटी नहीं आएगी, बड़े प्लेयर्स एंटर नहीं करेंगे, बड़ी लिक्विडिटी नहीं आएगी, मार्केट में बड़े मूव्स नहीं आएंगे, और जब तक बड़े मूव्स नहीं आएंगे ये स्कैल्पर या मोमेंटम प्लेयर या फिर स्विंग ट्रेडर्स इसमें एंटर नहीं करेंगे। और आपको ये जानना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे यूजुअली आप ट्रैप होते हो। देखो क्या होता है, जब भी आप हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन देखते हो तो आपको ये बिलीफ हो जाता है कि अब ये जो ऑन गोइंग ट्रेंड है ये बहुत स्ट्रांग हो चुका है और ये आसानी से नीचे नहीं आने वाला। इसलिए आप क्या करते हो? हर पुल बैक पे बाइंग करते हो, और आखिर में जब आपका ये एसएल कट जाता है तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि मार्केट इंड्यूसमेंट को यहाँ तक भी ला सकता इनका एसएल हंट करने के लिए और यहाँ तक भी ला सकता है इनका एसएल स्वीप करने के लिए। तो जब इन दोनों बायर्स के एसएल हंट हो जाते हैं और इंस्टीट्यूशंस को सफिशिएंट लिक्विडिटी मिल जाती है, तभी वो मार्केट को उसके एक्चुअल डायरेक्शन में मूव कराते हैं। अब जरा आप यहाँ सोचो, अब इस छोटे से स्ट्रक्चर को देख के आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक मूव दिया था, उसके बाद यूजुअली लोग क्या करते हैं? पुल बैक पे वेट करते हैं। अब पुल बैक ट्रेडर्स ने यहाँ पे बाइंग की होगी, यहाँ बाइंग की होगी, उसके बाद यहाँ पे भी बाइंग की होगी। अब ये दोनों जगह के जो बायर्स हैं इनके एसएल कहाँ होंगे? या तो यहाँ होंगे और यहाँ होंगे। तो सबसे पहले क्या करता है मार्केट? एक शार्प डाउन साइड मूव से स्टार्ट करता है, और इस शार्प डाउन साइड मूव को देख के यहाँ पे और भी रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड में किस साइड एंटर करेंगे? ये शॉर्ट सेलिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे बाइंग हो गई और यहाँ पे सेलिंग हो गई। अब ये दोनों लिक्विडिटी आ गई मार्केट में, रिटेल ट्रेडर्स की, बायर्स की भी और सेलर्स की भी। अब ये शार्पली सबसे पहले क्या करते हैं? बायर्स के एसएल हंट करते हैं। तो ये दोनों बायर्स के एसएल हो गए हंट। अब इनके जब एसएल हंट हो गए तो इन्हें भी लगता है कि मार्केट में तो डाउन मूव आ गया। तो फिर ये क्या करते हैं? जो लोग फोमो में ट्रेड करते हैं वो तो इसी में एंटर कर लेते हैं, और जो लोग पुल बैक का वेट करते हैं उनके लिए ये ट्रैप हाजिर है। तो कुल मिला के अपसाइड की लिक्विडिटी और डाउन साइड की लिक्विडिटी, दोनों साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इंस्टीट्यूशंस जबरदस्त अपसाइड का मूव देते हैं। ये मैं कौन सा सिनेरियो बता रहा हूँ? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एक अप ट्रेंड में होने वाले इंड्यूसमेंट की। डाउन ट्रेंड में जो इंड्यूसमेंट होगा वो जस्ट इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो फर्क नहीं पड़ता, इंड्यूसमेंट में दोनों की ही लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, दोनों की लिक्विडिटी हंट हो जाती है, ठीक है। चाहे वो लिक्विडिटी स्वीप करके जाए या हंट करके जाए। यहाँ पे अगर है तो हंटिंग बोलेंगे, यहाँ पे है तो स्वीप करके निकल लेगा ऊपर की तरफ। इसलिए स्मार्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ से? हमेशा आप इंड्यूसमेंट का वेट करो और एक पुल बैक आने दो। पहले आप इंड्यूसमेंट का वेट करो, उसके बाद हो सके तो एक पुल बैक का वेट करो, और यहाँ पे अगर आपको कोई अच्छा एंट्री पॉइंट मिले तो या तो यहाँ एंटर करो या फिर इस इंड्यूसमेंट के भी पुल बैक का वेट करो, सेफेस्ट एंट्री। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे कहीं एफजी मिल जाए, ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, तो फिर क्या ही कहने। मतलब इस मूव में अगर आपको कोई एफजी मिल गया या ऑर्डर ब्लॉक मिल गया और ये इंड्यूसमेंट के बाद का मूव मार्केट को देना ही है, तो फिर ज़्यादा सेफ एंट्री आपके लिए क्या होगी और ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड होने और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कौन सी हो सकती है? इस जगह से अच्छी कोई मिलेगी। इसलिए आपका आईडीएम को जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए आईडीएम क्या होता है, ये सभी वीडियो में आपको बताया गया कि ऐसे आईडीएम होता है, पर आईडीएम का आप एडवांटेज कैसे उठा सकते हो ये आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। अगर आप एक स्मार्ट प्लेयर हो, इस आईडीएम को भी एक सेटअप की तरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद आईडीएम के बाद मार्केट बहुत शार्प मूव देता है। वो आपको 1:3, 1:4, 1:5 तक आराम से दे सकता है। तो अगर आपने आईडीएम को प्ले करना सीख लिया, आईडीएम को प्ले करने की कोई स्किल डेवलप कर ली, तो ये भी बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है
और बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंड्यूसमेंट यानी आईडीएम। एक आपको चार्ट पे भी इसका एग्जांपल दे देते हैं। ओके, मैंने तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखो, ये मार्केट ने हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन किया। जिनको जिनको प्रॉफिट बनाना था उन्होंने बना लिया, पर आप क्या कर रहे थे? आईडीएम का वेट कर रहे थे। अब देखो, यहाँ मार्केट ने एक स्विंग बनाया, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप की, फिर क्या किया? यहाँ पे आईडीएम किया। आईडीएम के बाद क्या किया? पुल बैक। अब इसके बाद अगर आप कहीं पे भी एंट्री लेते हो, लाइक आप इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हो और आपका कैसल यहाँ होता है, तो आपको कितनी जल्दी आपका टारगेट मिल जाता है। देखो, चलो यहाँ तक ही ले लो, तो भी 1:3 तो आपको आराम से मिल गया, वो भी बहुत फास्ट मूव में मिला। तो ये है आईडीएम का कमाल। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि इस वीडियो को देखते ही साथ आपने आईडीएम ढूंढना शुरू कर दिया और धड़ाधड़ उस पर ट्रेड लेना शुरू कर दिया। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले चीज़ों को अच्छे से समझना है। एंड आई नो, जिस ढंग से मैंने आपको बताया आईडीएम तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, बट आपको बैक टेस्टिंग करनी होती है या फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी होती है। और दोनों क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसकी भी कुछ वीकनेस आपको पकड़ में आएगी, इसकी स्ट्रेंथ भी पकड़ में आएगी और इसकी वीकनेस भी पकड़ में आएगी। तो जितनी भी वीकनेस है वो आप एलिमिनेट कर लोगे और जितनी भी स्ट्रेंथ है उसे अपनी इस स्ट्रेटजी में ऐड कर लोगे। जब ये चीज़ कर लोगे उसके बाद फिर आप इसकी अच्छे से बैक टेस्टिंग करो, और जब ये दोनों चीज़ें करते जाओगे तो धीरे 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 आपकी ये स्ट्रेटजी एकदम परफेक्ट हो जाएगी और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी को बहुत ज़्यादा हाई कर देगी। उसके बाद आपको करना क्या है? एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली सेटअप आपको मिल गई, हाई विन रेट है, क्योंकि अगर आप 1:3 भी लेते हो तो आपका विन रेट क्या होगा? तो आपको हर बार सिर्फ 33% ही सही होना है। दैट मीन्स आप 66% भी रॉन्ग होते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो आई थिंक इट्स इनफ अबाउट इंड्यूसमेंट इन दिस लेक्चर। फिर किसी और लेक्चर में हम इंड्यूसमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ भी मैं आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दूंगा जिससे कि आप इंड्यूसमेंट को मास्टर कर लोगे। तो चलो, ये तो हो गया इंड्यूस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? BOS। अब BOS कैसे होता है वो भी अभी यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, अभी क्या आ गया आपका BOS। तो BOS क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये आईडीएम आपका इंड्यूसमेंट है, BOS क्या है आपका? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है? नाम से ही सब चीज़ क्लियर हो जाती है। ये इसने क्या बनाया? हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाया है। आईडीएम होने के बाद ही आपका हायर हाई कंफर्म होगा। तो ये हायर हाई भी किसी आईडीएम के बाद ही कंफर्म हुआ होगा। यहाँ कहीं पे इंटरनल स्ट्रक्चर में इसके क्या हुआ होगा? इस तरह का आईडीएम हुआ होगा यहाँ कहीं पे, तब ये कंफर्म हुआ कि ये बन गया हायर हाई। तो ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, आईडीएम हुआ। जब आईडीएम होगा तो आपको क्या मिलेगा? हायर हाई मिलेगा। हायर हाई जब ब्रेक होगा, जब ये वाला हायर हाई ब्रेक होगा तो वो क्या कहलाएगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक अप ट्रेंड में आईडीएम किधर होगा? नीचे की तरफ, और BOS कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। आईडीएम में प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक होता है। प्रीवियस स्विंग लो, मोस्ट रिसेंट हाईएस्ट स्विंग के लेफ्ट साइड वाला कोई स्विंग लो ब्रेक होगा तो आईडीएम होगा। आईडीएम होने के बाद मार्केट यहाँ कुछ भी करता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक वो हायर हाई को ब्रेक ना करे और यहाँ पे कैंडल क्लोज ना दे। क्या करेगा? यहाँ पे कैंडल क्लोज करेगा पूरा। यहाँ पे आईडीएम की तरह स्पाइक नहीं चलेगा, यहाँ पे पूरे कैंडल की क्लोजिंग मांगती है हमको, तब जाके ये क्या कहलाएगा? BOS। अदरवाइज ये क्या होगा? सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप होगी। जैसे कि मान लेते हैं कैंडल यहाँ पे है और उस कैंडल ने एक स्पाइक दे दिया, तो अब ये क्या BOS कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? लिक्विडिटी स्वीप कहलाएगा, ना कि BOS। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में कंफर्म होगा जब आपका कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगा। इस बात का हमेशा ध्यान। कुछ लोग इसी में हड़बड़ी करते हैं कि बिना कैंडल क्लोज हुए वो BOS मान लेते हैं और फिर मार्केट रिवर्स कर जाता है नीचे की तरफ और फिर यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो BOS क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। क्यों ज़रूरी है? यही BOS आपको बताएगा कि ट्रेंड कंटिन्यूशन में जाएगा ऊपर की तरफ या नहीं जाएगा। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा ये आईडीएम के बाद यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है और यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है। ये ट्रेंड वापस नीचे की तरफ जा सकता है।
यहाँ पे स्पाइक देने के बाद सीधे शार्प मूव नीचे की तरफ आता है, जिसे हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। और ये जो शार्प मूव आता है ये सारे एसएल हंट कर देता है। किन के एसएल? यहाँ पे किन का होगा? बायर्स का। यहाँ पे एसएल किन का होगा? बायर्स का। यहाँ तक भी जो आए होंगे वो कौन होंगे? बायर्स होंगे। ये सारे रिटेल बायर्स होंगे। तो यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी ली और इमीडिएट नीचे की तरफ शार्प मूव देके इन सारे बायर्स के एसएल हंट कर दिए। तो देखो बीओएस अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो उस अपॉर्चुनिटी का भी आप फ़ायदा उठा सकते हो जब लिक्विडिटी हंटिंग होती है। तो लिक्विडिटी हंटिंग कैसे होती है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया हुआ है, तो हम उस बारे में और ज़्यादा बात नहीं। बट हाँ, अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर बनना चाहते हो तो हर चीज़ में कोई लूप ढूंढ लो। जैसे कि ये भी बहुत अच्छा लूप है कि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेल हो गया, फेल कैसे होगा? कैंडल क्लोज ऊपर होगी ही नहीं, वो नीचे रह जाएगी। तब उसने क्या किया होगा कि स्पाइक दिया होगा, स्पाइक देके लिक्विडिटी हंट कर ली। वो अगर इस कैंडल के बाद ही एक शार्प मूव डाउन साइड देता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि ना वो इनको टाइम देना चाहता है, ना वो इनको मौका देना चाहता है। और जो यहाँ से ट्रेंड आपका शुरू हुआ है, हो सकता है यहाँ पे और हायर लो बने होंगे, कहाँ तक वो फॉल करेगा कोई गारंटी नहीं उसकी। 1:3 भी दे सकता है, 1:10 भी दे सकता है, बट वो बहुत शार्प फॉल होता है। तो ये डिपेंड किस पे करेगा? इस साइड के स्ट्रक्चर पे, लेफ्ट साइड के। अगर यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी जमा हुई है और यहाँ पे सेलर्स बहुत स्ट्रांग है तो उन्होंने क्या करना है? लिक्विडिटी स्वीप यहाँ की करनी है और तेज़ी से नीचे की तरफ मार्केट को गिरा देना है। तो इसमें अच्छे पैसे बनते हैं। तो ऐसे ट्रेड बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाते हैं। मुझे भी इस तरह का सेटअप पसंद है और मैं भी इस तरह के सेटअप पे ट्रेड लेता हूँ, पूरे स्ट्रक्चर को ठीक से अंडरस्टैंड करने के बाद। ठीक है, तो अगर बीओएस हुआ तो भी ठीक, ना हुआ तो भी ठीक। तो अभी हम इस बारे में इतनी ही बात करते हैं, बीओएस के फेलियर पे, आईडीएम के फेलियर पे, या इनसे कौन से सेटअप और हम निकाल सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो हम किसी सेपरेट वीडियो में उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी हम सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्यों होता है, उस बारे में ही बात करते हैं। तो यहाँ से जब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है ये अपसाइड का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा। आप चाहें तो ये सारे टर्म्स मैं आपको डाउन साइड स्ट्रक्चर पे भी समझा सकता हूँ, बट उससे आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो। बट स्टिल मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इनका, क्योंकि इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम कंज्यूम किया है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इतनी डिटेल में डाउन साइड पे भी दूँ। तो ये आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, ये राइट साइड फिर वो जो स्ट्रक्चर बनाएगा उससे आप डिफाइन कर। बट 100% ये आपका क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो आपको ये इंडिकेशन दे ये वाला जो ऑन गोइंग अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तब आपको जाके क्या मिलता है? एक हायर लो। तब आपको क्या मिलता है? एक हायर लो, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तभी। क्लियर है? हायर हाई कब मिलेगा? जब आईडीएम होगा। वहीं हायर लो कब मिलेगा? जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यही वो टर्म है जो इस हायर लो को वैलिडेट करता है और यही वो टर्म है जो इस हायर हाई को वैलिडेट करता है। और ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो बीओएस क्या है ये आपको क्लियर हो गया, बीएस क्यों ज़रूरी है ये भी आपको क्लियर। और बीओएस से हमें क्या मिलता है? हायर लो मिलता है। वो अब जो कुछ डाउट्स हो सकते हैं वो मैं क्लियर करता हूँ कि जिस तरीके से हम आईडीएम को इंटरनल स्ट्रक्चर में देखते हैं, क्या हमें बीओएस को भी इंटरनल स्ट्रक्चर में देखना है? तो नहीं है। बीओएस जो है यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो आपके उस हायर टाइम फ्रेम का ही स्ट्रक्चर ब्रेक होगा जो आपका मेन चार्ट स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर आप आवरली में देख रहे हैं तो बीओएस आपका आवरली चार्ट पे ही होगा। आईडीएम आपको कहाँ देखना है? 15 मिनट। जब भी आईडीएम होगा तो आपको हायर हाई मिलेगा, उसके बाद आईडीएम के बाद आप प्लान कर सकते हो बीओएस के लिए, क्योंकि आईडीएम से ये कंफर्म हो कि चलो इन रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी तो ग्रैब हो गई। अब इस जगह पे, इस पॉइंट पे अगर यहाँ से कहीं आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी मिलता है तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। और टारगेट क्या हो सकता है आपका? बीओएस। या तो वो लिक्विडिटी स्वीप करे तो इस तरह का कोई कैंडल मिलेगा आपको इस प्रीवियस स्विंग पे, या फिर वो क्या करेगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही पूरा करेगा। तो बोथ केस में आपको ये मिनिमम टारगेट तो मिल ही सकता है, पर ये चीज़ें बहुत ही स्मार्टली करनी पड़ती है जो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो बीओएस क्या है? अब ट्रेंड कंटिन्यूशन। यहाँ पे कैसे बीओएस होगा? जब आईडीएम होता है तो यहाँ पे हमें हायर हाई मिलता है, उसी तरीके से जब आईडीएम होता है तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? लोअर लो मिलता है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा? जब ये लोअर लो ब्रेक हो जाएगा। ये वाला लोअर लो आपका ब्रेक हो चुका।
तब आपका यहाँ पे क्या बनता है, BOS। तो अप साइड BOS ऐसे होगा, डाउन साइड BOS ऐसे होगा, और जब BOS होगा तो लेफ्ट साइड IDM के बाद का हाईएस्ट पीक जो है वो आपका क्या बन जाएगा, ये हायर हाई था तो ये क्या बनेगा आपका हायर लो, तो ये क्या बनेगा आपका लोअर हाई। ये था हायर हाई, ये मिलेगा आपको लोअर लो, किसके बाद, BOS के बाद। IDM के बाद लोअर लो मिलता है, BOS के बाद लोअर हाई मिलता है एक डाउन ट्रेंड में। क्लियर है। तो BOS का भी एक रियल टाइम एग्जांपल हम देख लेते हैं कहीं पे। देखो ये एक स्विंग हाई है, ये वाला पॉइंट एक स्विंग हाई है, यहाँ पे IDM हुआ। अगर इस डाउन ट्रेंड में हम स्विंग ढूंढे तो हमें कहाँ मिलता है, ये वाला एक स्विंग मिलता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आया होगा, ऊपर की तरफ गया होगा, फिर नीचे गिरा होगा, तो ये क्या बनेगा, एक स्विंग बन गया। इस स्विंग का यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, IDM किया है। तो जब इस वाले स्विंग का IDM, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, एक LL, ये आपको LL मिल गया ना। जब इस LL का ब्रेक डाउन होगा क्लोजिंग बेसिस पे, नॉट जस्ट लाइक हियर विद द स्पाइक, यहाँ पे हमें क्लोजिंग बेसिस पे चाहिए। तो क्लोजिंग बेसिस पे जब आपको कोई ब्रेक डाउन मिले तो ये क्या कहलाएगा, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर। अब मार्केट यहाँ से फिर नीचे जा रहा है, यहाँ पे स्विंग बनाया बट इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे गया, ऊपर आया, फिर नीचे गया, तो ये एक स्विंग बना ना यहाँ तक, जब ये इधर आया तब यहाँ पे एक गैप बना, बट अगर आप इसे लाइन चार्ट में देखोगे तो क्लियर है कि यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है। इस स्विंग के IDM के बाद चाहे क्लोज मिले या फिर स्पाइक मिले, हमारा IDM तो यहाँ पे हो गया ना। उसके बाद क्या होगा, ये वाला क्या बन जाएगा, फिर आपका एक और LL बन जाएगा, लोअर लो। और इस लोअर लो का ब्रेक डाउन जैसे ही होगा कैंडल की क्लोजिंग बेसिस पे, तब ये क्या होगा, बॉस, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो उसके बाद क्या खतरनाक फॉलो हुआ, IDM के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, दैट मीन्स हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से नीचे तो जाएगा, कब जाएगा ये पता नहीं। तो यहाँ पे क्या किया उसने, चैनल बनाया, चैनल में क्या किया, जम के लिक्विडिटी भरी है, भरते गया लिक्विडिटी भरते गया, और ये कैंडल से ब्रेक डाउन कर दिया। तो देखो अगर आपको पता है IDM हो चुका है, BOS हो चुका है, तो अब ट्रेंड कहाँ जाएगा, पक्की बात है डाउन साइड जाएगा। तो बार बार आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, तो बार बार इस अपसाइड पे आप यहाँ पे ट्रेड लोगे क्या, नहीं। भले आपने ऐसी अच्छी अच्छी कैंडल दी, पर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे क्या, नहीं लो। जिनका आंसर हाँ में होगा उन्हें अभी बहुत मेहनत करनी है ट्रेडर बनने के लिए, पर जिनका आंसर नो में है और जो लोग सच में ऐसा करते हैं, डेफिनेटली वो लोग ट्रेडर बनने के बहुत। तो यहाँ पे क्या हुआ, IDM बनने के बाद BOS हो गया, BOS के बाद यहाँ पे उसने एक स्टॉक जहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी कलेक्ट करी और यहाँ पे एक शानदार कैंडल से ब्रेक डाउन कर दिया इस चैनल को। और जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो क्या इसके नीचे आप आराम से ट्रेड नहीं ले सकते, ये आवरली का चार्ट है, तो आपको सिंपली इस लो को मार्क करना था और लोअर टाइम फ्रेम में जाके कोई भी अच्छा सा रिजेक्शन देख के डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते थे। मान लेते हैं कि आप एक एडवांस ट्रेडर हो, तो ठीक इसके नीचे आपने सेल बनाया था और इसके ऊपर अपना SL रखा था, और 1:3 आराम से मिल गया, इवन 1:7 तक ये ट्रेड गया है। आई नो रियल टाइम मार्केट में यही चीज़ करने में जान निकल जाएगी, पर अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हुए हैं और ये प्रोसेस आपने कई बार किया है, इस तरह के सेटअप पे काम किया हुआ है, वहाँ पे प्रॉफिट बनाया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ ट्रेड लेने में और रिस्क लेने में, और आपको स्टॉप लॉस की भी कोई चिंता नहीं होगी कि अगर वो ट्रिगर हो गया, मतलब होता है ना कई लोग मूव करते जाते हैं, नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ, वो बिल्कुल नहीं करेगा। उसका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, अगर मार्केट ने पैसा देना है तो दिया, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, SL जाएगा। पर आप अगर 1:3 पे काम कर रहे हो तो आपका एक ट्रेड आपकी 3 गलतियां माफ़ करेगी इस तरह की। तो चलिए ये BOS हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी चौक। तो अब चौक क्या है, कैसे होता है और ये क्यों ज़रूरी है, चलो उस पर बात करते हैं। अब यहाँ पे IDM भी हो गया, BOS भी हो गया, तो चौक कैसे होता है। तो चौक और कुछ नहीं है, एक तरह का रिवर्सल है। जब मार्केट
BOS करने के बाद कभी भी वापस कर दे, इस वाले HL यानी हायर लो को ब्रेक कर दे जो आपका BOS के बाद बना था। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट्स इस हायर लो को ब्रेक करता है, यही आपका क्या कहलाता है, चौक। चौक बहुत सिंपल है और सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तक IDM नहीं होगा तब तक BOS नहीं होगा, जब IDM हो जाएगा तो BOS भी हो जाएगा। जब ये दोनों वैलिडेट हो गए, आपको हायर हाई भी मिल गया यहाँ पे IDM के बाद, और BOS के बाद हायर लो भी मिल गया। अब ये दोनों चीज़ें तो मिल गई हैं और BOS तो कह रहा है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा, बट अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट अच्छा सा देने के बाद भी रिवर्स करता है और इस HL को तोड़ता है, यानी इस हायर लो को तोड़ता है जो आपको BOS के बाद मिला था, तो ये कहलाएगा चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये क्या है, अप ट्रेंड में चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इसी तरीके से ये आपका लोअर हाई है, BOS के बाद आपको मिला है, हाईएस्ट पॉइंट है। जिस तरीके से लोएस्ट पॉइंट आपको HL मिलता है डाउन ट्रेंड में, हाईएस्ट पॉइंट आपको LH मिलता है, लोअर हाई। तो जब भी मार्केट वापस जाके इस LH को ब्रेक करता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, चौक। अब एक चीज़ और, चौक कब होगा, जब यहाँ पे कैंडल क्लोज होगा, किसके नीचे, हायर लो के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होगी अप ट्रेंड में, तो आपका क्या होगा, चौक। जब, और इसी तरीके से एक डाउन ट्रेंड में जब लोअर हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी पूरी तरीके से, तो वहाँ पे क्या होगा, चौक होगा। और चौक में क्या होगा, नाम से ही क्लियर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी मार्केट ने अपना डायरेक्शन बदल लिया है या मार्केट अपना डायरेक्शन बहुत जल्दी बदलने वाला है। मार्केट ने अपना डायरेक्शन बदलने का फुटप्रिंट आपको, पर अभी आप पे है कि आप इसे समझते या नहीं समझते हैं। क्लियर है। अच्छा, तो चौक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर भी क्लियर हो गया। इसके भी एग्जांपल आपको बता देता हूँ मैं। लो जी यहीं पे मिल गया, तो यहाँ पे IDM हुआ था, यहाँ पे BOS हुआ था, लोअर लो मिला, और BOS के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, लोअर हाई मिलेगा ना, ये डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक लोअर हाई मिलेगा तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, जब ये ब्रेक हो जाएगा। अभी ये ब्रेक हुआ है क्या, नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, इस बड़े कैंडल पे भी नहीं हुआ। कब हुआ, ये वाला जो कैंडल है इसने इस लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, तो इस वाले कैंडल पे आपका क्या हो जाएगा, चौक, इस कैंडल पे। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया मार्केट, फिर निकल गया ऊपर के, कैरेक्टर यहाँ पे चेंज कर दिया ना, अनिल कपूर से शक्ति कपूर बन गया। लगता है ना ऐसे ही, जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपने अच्छा खासा यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन लिया, आपका SL ले गया और पूरी तरीके से मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया, ऊपर चला गया। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया, डाउन साइड का हो गया, अप साइड का भी बता देते हैं। यहाँ कहाँ पे IDM हुआ है, यहाँ पे देखो, ये क्या था, स्विंग था, ये भी स्विंग था। यहाँ से मार्केट चला, स्विंग बनाया, यहाँ पे भी चला, स्विंग बनाया, अगेन चला, स्विंग बना। स्विंग हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे कौन, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, तो इस हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड में कौन सी स्विंग है, ये वाली स्विंग है। तो ये वाली स्विंग जब भी ब्रेक होगी, ये क्या करेगी, आपका IDM करेगी। IDM यहीं पे हो गया। अब चाहे कैंडल क्लोज करे या फिर स्पाइक दे, IDM तो हमारा हो गया, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट था और हमारा IDM भी हो। तो IDM होने के बाद हमें क्या मिल जाता है, एक हायर हाई मिल जाता है। ये हमारा क्या हो गया, हायर हाई। क्यों, क्योंकि ये हाई है ना, क्योंकि ये हाई है, स्विंग हाई, ये भी स्विंग हाई है, ये भी स्विंग हाई है, बट हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये है HH हो गया। अब मार्केट को क्या करना है, फिर से ऊपर की तरफ जाना है। IDM कर चुका, ऊपर जाना है, यानी क्या करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। कब करेगा, जब भी इस हायर हाई के ऊपर ऊपर कोई क्लोज देगा तब। ये वाली कैंडल ने दिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका बॉस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, IDM हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो आपको क्या मिलता है, लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये वाला है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो आपको लोएस्ट पॉइंट क्या मिला, ये वाला है क्या, नहीं, ये है आपका लोएस्ट पॉइंट। तो ये क्या बनेगा आपका, एक HL।
अब जब इस HL को ब्रेक करेगा मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे, यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे किया है, तो इधर नहीं किया, इधर नहीं किया, यहाँ पे जाके किया है इस रेड कैंडल में, इस वाले कैंडल में इसने क्या किया, इसको ब्रेक किया है। तो यहाँ से यहाँ पे इस कैंडल को इसने ब्रेक किया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, चौक। यहाँ पे होगा, लॉस हो गया, IDM हो गया, BOS हो गया, चौक भी हो गया। तीनों के एग्जांपल दे दिए मैंने। अब तीनों चीज़ें आपको पता चल गई कि IDM कैसे होता है, BOS कैसे होता है, चौक कैसे होता है, एक अप ट्रेंड में कैसे होता है, एक डाउन ट्रेंड में कैसे होता है। दोनों मैंने आपको यहाँ पे किया, वो ये मैंने आपको बताया। तो अब जब आपको ये तीनों चीज़ें पता चल गई हैं, तो आप स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करोगे। तो चार्ट पे सबसे पहले कोई भी एक हाईएस्ट पॉइंट या फिर लोएस्ट पॉइंट आपको ढूंढना है, जहाँ से भी आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। तो ये इसका एक लोएस्ट पॉइंट है। हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं, एकदम रॉ चार्ट है। ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, लो बनाता है। और सबसे पहले अप ट्रेंड को समझ लेते हैं और एक अप ट्रेंड से शुरू करते हैं, क्योंकि लोगों को अप ट्रेंड से समझना आसान हो जाता है। तो ये लोएस्ट पॉइंट है, आसपास सबसे लोएस्ट पॉइंट है, देखो ये लो है और ये हाई है। अब इसके लेफ्ट साइड में कोई स्विंग है क्या, तो एक बहुत ही छोटा सा स्विंग यहाँ पे बनाया ना मार्केट ने। ये देखो, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया। तो ये एक छोटा सा स्विंग है, कंसीडर करना चाहो तो इसे कर सकते हो। ये आवरली का चार्ट है जिसका एक छोटा सा ये स्विंग है। इस स्विंग को अगर आप 15 मिनट में जाके देखोगे तो ये आपको ठीक ठाक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो एक छोटा सा स्विंग यहाँ पे है, मार्केट यहाँ से चलता है, यहाँ जाता है, वापस आता है, ऊपर की तरफ जाता है, फिर यहाँ पे क्या करता है, IDM करता है, ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है। पर फिलहाल आपके समझने के लिए काफ़ी नहीं होगा, तो अभी हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, ये आपका एक लो है जहाँ से मार्केट शुरू हुआ, और ये एक हाई है। जब भी ये हाई ब्रेक होगा तो क्या होगा, एक ब्रेकआउट होगा। उसके बाद ये जो आपका क्या बन गया, ये लो हाई, ये क्या बनेगा, हायर लो। मार्केट अप ट्रेंड में ऐसे ही जाता है ना, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए। तो ये आपका एक हायर लो हो गया। मार्केट ऊपर गया, एक टॉप लगाया, स्विंग बनाया, और यहाँ पे देखिए ये इसने क्या किया, यहाँ पे IDM हो गया। ये हाईएस्ट स्विंग था, हाईएस्ट स्विंग के लेफ्ट साइड में जो भी स्विंग लो मिलेगा उसका ब्रेक डाउन क्या होगा, IDM होगा। स्पाइक से करे, कैंडल से करे। अब IDM होने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, एक हायर हाई मिल जाता है, मिल गया हायर हाई, ये आपका हो गया हायर हाई। हायर हाई के क्लोजिंग बेसिस पे क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो लोएस्ट पॉइंट क्या कहलाएगा, ये जो स्विंग लो है, एक हायर लो, ये आपको हायर लो मिल गया। आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहीं भी क्या मार्केट ने इस हायर लो को ब्रेक किया नीचे की तरफ, नहीं किया। ठीक है, फिलहाल नहीं किया। IDM हो गया, BOS हो गया। इसे भी एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाता है, बट इसकी रिलायबिलिटी उतनी हाई नहीं है, इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा और ना ही मैं इस पर खुद भी ट्रेड लेता हूँ। BOS हुआ, उसके बाद ये फिर अगेन क्या हो गया, यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। क्यों, क्योंकि इससे पहले भी IDM हुआ है, क्योंकि अब ये हाईएस्ट पॉइंट बन गया है और इसके लेफ्ट साइड में जो स्विंग लो है वो ये है। तो इसके ब्रेक डाउन पे भी क्या होगा, एक IDM होगा। तो ये भी आपका एक IDM हो गया। जब यहाँ पे IDM हो गया तो आपको यहाँ पे फिर क्या मिल गया, एक हायर हाई। तो अब आपका ये भी एक क्या हो गया, हायर हाई। इस हायर हाई के ब्रेकआउट पे फिर क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो लोवेस्ट पॉइंट इधर आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा हायर लो। आराम से आप देखते जाइए कि कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। आपको हर छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट पे ध्यान देना होगा। स्ट्रक्चर मैपिंग करने के समय बहुत ही ध्यान से और इत्मीनान से करना है। तो ये हायर लो हो गया और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब फिर क्या हुआ, इसके लेफ्ट साइड वाली स्विंग उसे आप IDM मान सकते हैं। तो एज पर रूल भले ही ये छोटा है, हम इसे ही कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें प्रोसेस फॉलो करना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका IDM हो गया। ये वाला IDM हुआ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, फिर एक हायर हाई मिल जाएगा नया। और इस हायर हाई का जब ब्रेकआउट होगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। लोवेस्ट पॉइंट आपका क्या है, ये क्या बन जाएगा, अगेन एक हायर लो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए आपको चलना है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, फिर से IDM हो गया। तो ये आपका IDM हो गया और IDM होने के बाद इस पॉइंट का ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट कहाँ गया, नीचे की तरफ चला गया स्विंग बनाता हुआ। लोअर टाइम फ्रेम पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा, पर हायर टाइम फ्रेम पे कब चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा, जब ये HL ब्रेक होगा। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे
ये वाला भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये वाला भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। इसे माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, इसे मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। बट मैं आपको अभी माइनर की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि देखो यहाँ से अभी ट्रेंड अगर आपने मान लिया कि चेंज हो गया है, तो आगे जाके मार्केट फिर क्या करेगा, आपको ट्रैप कर देगा। क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के इमीडिएट बाद मार्केट फिर बुलिश ट्रेंड में चला गया, आप ये बोलोगे। तो बेटर है कि आप मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ही फोकस करो, माइनर पे मत करो अभी, ठीक है। आईडीएम हो गया, तो ये क्या बन गया अपना, फिर से हायर हाई बन गया। इसके बाद इसका क्या चाहिए हमें, अब इस हायर हाई का या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा या फिर यहाँ नीचे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। तो आगे चलते हैं, कहाँ पे हुआ है, यहाँ कहीं पे नहीं हुआ है, सीधा इधर हुआ है। यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, क्या हो गया यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो लोएस्ट पॉइंट ये आपका अब एचएल बन गया। अब यहाँ अगर कुछ होता है तब आप मान सकते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब अगेन आगे चलते हैं, फिर से हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे था, ये हाईएस्ट पॉइंट था, उसके ब्रेक होने के बाद ये स्विंग हाई हाईएस्ट पॉइंट बन गया। अब इस हाईएस्ट स्विंग पॉइंट का लेफ्ट साइड में जो स्विंग लो है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, आईडीएम। अब देखो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो सकता है, सबसे फर्स्ट जो स्विंग है उसी को कंसिडर करना है। तो ऐसा सीन इसके पहले नहीं था। देखो यहाँ पे क्या है, बंच ऑफ स्विंग मिला क्या आपको, नहीं है। यहाँ पे बंच ऑफ स्विंग नहीं है, यहाँ पे सिंगल सिंगल स्विंग्स है। लेकिन जब आपको ऐसे मल्टीपल स्विंग्स दिखाई दे आसपास ही, तो बेस्ट रहेगा कि वहाँ के लोवेस्ट स्विंग को आप कंसीडर करो, ठीक है। तो ये आईडीएम होगा। अब ये क्या हो गया, हाईएस्ट पॉइंट, तो ये क्या बन जाएगा आपका, हायर हाई। मुझे पता है कि अब कुछ लोग खुद ही बोल रहे होंगे हाँ हायर हाई बन गया। तो यही चीज़ मैं चाहता था कि इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको रटने की जरूरत पड़े तो फिर क्या फ़ायदा मेरे इतना टाइम देने का। तो ये आईडीएम हो गया, या हायर हाई बन गया। अब आपको क्या चाहिए, या तो चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए। देखते हैं, इस स्विंग को ड्रॉ कर देते हैं, आगे जाके क्या हो रहा है वो देखते हैं। एचएल कहाँ पे था, यहाँ पे था, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। दोनों में से कौन सी, देखो पूरा साइडवेज चला गया, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है मार्केट का। तो अब क्या बनेगा, ये चौक। तो अब इसे हम क्या कहेंगे, चौक। ये यहाँ पे चौक हो चुका, बहुत देर बाद हमें एक एग्जांपल मिला चौक का। अब ये चौक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इसके बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। चौक करने के बाद मार्केट ये बताता है कि अब पोटेंशियल है मार्केट में नीचे जाने का, बट वो करता क्या है, फिर से ऊपर चला जाता है। तो देखो अब ध्यान से समझो, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद भी आपको अगर कोई अप मूव मिले तो आपको बहुत जल्दी उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस बीओएस पे ट्रस्ट करना है। जब ये बीओएस होगा तब आप मानोगे कि हाँ मार्केट अभी भी ऊपर जाने की पोटेंशियल रखता है। क्योंकि आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होगा। हो सकता है चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट ऊपर जाके नीचे गिरे, और ये भी हो सकता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद एक रिवर्सल आ जाए। एक तरह का ट्रैप ये भी हो सकता है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो आपको हमेशा अलर्ट रहना है, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते रहना है, उसके फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे की तरफ आएगा, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाएगा यहाँ पे। तो ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन शुरू कर दिया। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अब आपको क्या चाहिए, एक आईडीएम और एक बीओएस। कहाँ पे होगा बीओएस, यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आईडीएम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे मूव करता है, और ये स्विंग लो लोवेस्ट पॉइंट है। इस लोवेस्ट पॉइंट से लेफ्ट साइड में जो भी स्विंग हाई होगा उसके ब्रेक पे क्या होगा, आईडीएम होगा। क्यों, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में लोएस्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी स्विंग हाई होता है उसके ब्रेक पे क्या होता है, आईडीएम होता है। तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, आईडीएम होगा। आईडीएम होने के बाद अब आपको क्या चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर फर्दर डाउन साइड। तो इस आईडीएम के बाद हमें क्या मिल गया, लोअर लो। ये आपका क्या हो गया, लोअर लो। अब या तो प्राइस इस लोअर लो को ले तो आपके डाउन साइड बीओएस होगा, या फिर प्राइस इस हायर हाई को ब्रेक करे तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। तो प्राइस क्या करता है आईडीएम के बाद, एक यहाँ पे माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर पे अभी काम नहीं करना है, इसलिए इसे हम यहाँ पे अभी कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास दो पॉइंट है, एक तो ये एल है जिसके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा डाउन साइड का, और एक ही एच है जिसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा अप साइड के लिए। तो चलिए देखते हैं मार्केट ने आगे क्या किया। तो आप देखोगे कि मार्केट ने लंबे समय तक ना तो इस एच को ब्रेक किया ना इस एल को ब्रेक किया, और पूरी तरह से एक रेंज में ही मूव करता रहा।
देखो अब यहाँ पे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कहीं आईडीएम नहीं हुआ होगा, कहीं पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ होगा, कहीं पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ होगा, पर आपको समझना है। पर इस वीडियो में आपको ये सब जानना भी इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको बेसिक फाउंडेशन से स्टार्ट कर रहे हो। पर एज अ बिगिनर आपको अपने टाइम फ्रेम के साथ स्टिक रहना होगा, अपने सेट ऑफ रूल के साथ स्टिक रहना होगा, स्ट्रिक्ट रहना होगा, तब जाके आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको अपने रूल्स को नहीं ब्रेक करना है। इसीलिए बार बार आपको ये समझाया जाता है कि आप किसी भी एक स्क्रिप्ट के साथ स्टिक रहो, किसी भी एक टाइम फ्रेम के साथ स्टिक रहो और अपने सेट ऑफ रूल के साथ स्टिक रहो और स्ट्रिक्ट रहो। ट्रेडिंग में यही डिसिप्लिन का डेफिनेशन है। तो ये सारे स्ट्रक्चर और ये सारे मूव्स आपको बार बार अट्रैक्ट करेंगे ट्रेडिंग के लिए। आपको लालच भी आएगा और आपको लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, इतने सारे मूव्स मैंने स्किप कर दिए। क्योंकि अभी जिस तरह का आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, जिस तरह आप ट्रेड करते हो, उसकी वजह से आपको सैकड़ों बार लालच आएगा, सैकड़ों बार आपको ये मार्केट मजबूर करेगा कि आप अपने सेट ऑफ रूल्स को ब्रेक करो। बट ट्रस्ट में, अगर आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ट्रेडर बनना है, आपको अपने इन रूल्स के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। वरना हो सकता है कि किसी एक मूव में आपको बड़ा प्रॉफिट मिल जाए, पर चूंकि आप रूल के साथ स्टिक नहीं हो, आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, डेफिनेटली इस रेंज बाउंड मार्केट में ही आप अपना सारा कैपिटल लूज कर दोगे। क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आप किसी भी रूल के साथ स्टिक नहीं हो, आप किसी भी चीज़ के लिए ईमानदार नहीं हो, ना खुद के लिए ना अपनी ट्रेडिंग के लिए। और ट्रेडिंग में फियर एंड ग्रीड छोड़ के ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन की ही इंपॉर्टेंस है। वही आपको ट्रेडर बनाएगा और कोई नहीं बना सकता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मानते हैं कि जब तक ये दोनों रेंज ब्रेक नहीं होगी, हमें किसी भी साइड ट्रेड में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपने देखा कि मार्केट ने क्या किया, फिर अल्टीमेटली एचएल को ब्रेक किया, न कि एलएल को ब्रेक किया। तो ये जो चौक हुआ था अभी एक फेल्ड चौक है, और ये फेल्ड चौक भी एक तरह का ट्रैप होता है। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर ही जाना था तो उसने क्या किया एक्चुअल में, इस एचएल की पूरी लिक्विडिटी ग्रैब की है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लिक्विडिटी ली है। आपके सामने यहाँ ड्रामा किया, पूरी रेंज में भर भर के लिक्विडिटी ली है, और उसके बाद क्या किया, एक ब्रेकआउट अपसाइड किया। तो ये भी क्या होगा, आपका एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि यहाँ जो डाउन साइड का कैरेक्टर था वो अब चेंज होके अप साइड के कैरेक्टर में तब्दील हो चुका है। तो ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने क्या किया, देखो कितना शानदार मूव दिया अप साइड का। अब आप समझ रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक ये जो मूव शानदार मिला है वन वे, ये क्यों मिला है, ये ब्रेकआउट इतना सक्सेसफुल क्यों रहा। क्योंकि इस पूरे रेंज में भर भर की लिक्विडिटी थी, और बिग प्लेयर्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने अपने बड़े बड़े ऑर्डर को यहाँ पे एक्सिक्यूट किया है ऑन द अपसाइड। और बिग प्लेयर्स को और इंस्टीट्यूशंस को अपने इसी तरह के वन डायरेक्शन मूव के लिए, इस तरह के मैसिव अपसाइड मूव के लिए इसी तरह की लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह की रेंज की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी लंबे समय का रेंज था, और जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो आप देख सकते मार्केट यहाँ 3450 से कहाँ तक भागा है, यहाँ 3900 के आसपास आके खड़ा हुआ है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो देखो, आप डिसिप्लिन से मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो आपको क्या मिलेगा। देखो, जब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए था, आईडीएम चाहिए था। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, स्विंग लो बनाया, ऊपर गया, एक स्विंग लो बनाया, इसे ब्रेक नहीं किया, अगेन ऊपर गया, फिर एक स्विंग हाई बनाया, फिर एक स्विंग लो बनाया, इसे भी ब्रेक नहीं किया, अगेन ऊपर गया, स्विंग लो बनाया, इसे ब्रेक नहीं किया, अगेन ऊपर गया, स्विंग हाई बनाया, और इस बार इसने क्या किया, यहाँ पे आईडीएम किया है। आईडीएम हो गया, ये रहा आपका आईडीएम। आईडीएम के बाद आपको क्या चाहिए, ट्रेंड कंटिन्यूशन की कंफर्मेशन के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप मुझे बताओ कि क्या इस बड़े चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, आईडीएम के बाद, क्या आप यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं कर सकते थे। और अगर आपने यहाँ भी ट्रेड प्लान नहीं किया तो भी कोई गलती नहीं है, तो भी इसमें कोई गलती नहीं है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया है, पुल बैक दिया है, ये किया ना, इस तरह का मूव बनाया और फिर ये पुल बैक किया। अब इतने शानदार मैसिव मूव को अपसाइड देखने के बाद अगर आप यहाँ कहीं पे एंट्री लेते हो, मान लेते हैं ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये पुल बैक हुआ, आपने यहाँ पे प्लान किया हो या फिर यहाँ पे प्लान किया हो, हम मान लेते हैं कि आपने यहीं पे प्लान किया है, हम ये मान लेते हैं कि इस पुल बैक के बाद आपने यहाँ कहीं पे एंट्री ली होगी। हो सकता है कि आपने छोटे से स्पाइक पे कुछ इस तरह की एंट्री बनाई हो लोअर टाइम फ्रेम में जाके, और आपका टारगेट 1:3 रहा हो, तो एक वैलिड टारगेट आपको इसी कैंडल पे मिल गया। पर चलो मान लेते हैं कि आपने ना तो इस छोटे से अर्ली कैंडल पे एंट्री ली, ना इस जगह पे एंट्री ली, आपने इस बड़े से कैंडल के हाई के ब्रेक पे एंट्री ली है, और यहाँ पे आपका एसएल है, और आपको कितना चाहिए 1:3।
तो क्या इस मार्केट ने आपको 1:3 दिया? ये है आपका 1:3, ठीक इस कैंडल के बाद। तो ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपके लिए 1:3 1:4 कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप देख सकते हो, अगर आप इसे एक्सटेंड कर दो तो कभी भी आपका एसएल नहीं गया यहाँ पे। आप देखो कि इस पूरे ट्रेंड ने आपको कितना बड़ा मूव दिया है। 1:15 का मूव है ये, वो भी इस बड़े कैंडल पे एंट्री के बाद। सपोज करो आपने इस छोटे कैंडल पे एंट्री ली थी, 1:3 आपको आराम से मिल गया। और अगर आपने इस पूरे ट्रेंड को फॉलो किया होता तो आपको 1:7 मिल जाता। और ये ट्रेंड फॉलो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है किसी भी डायरेक्शन में, अगर वो अप ट्रेंड में है तो कभी भी वो अपने प्रायर कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है। ठीक इसी तरीके से अगर वो एक डाउन ट्रेंड में है जैसे कि यहाँ पे है, तो कभी भी वो अपने प्रायर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है। तो इस तरीके से चीज़ों को बहुत बारीकी से देख। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, पुल बैक लिया, ऊपर चला गया। फिर क्या किया मार्केट ने? यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया। ये हाईएस्ट हाई है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं हुआ। उसके बाद क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई स्विंग नहीं है, अभी यहाँ पे इन्होंने स्विंग बनाया है। उसके बाद ऊपर गया लेफ्ट साइड, इस स्विंग को इंड्यूसमेंट मान सकते हो और इसे भी इंड्यूसमेंट मान सकते हो। अगर आप इसे इंड्यूसमेंट मानते हो तो आपको क्या चाहिए? यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए। इसे मानते हो तो भी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ होगा? इस कैंडल के ऊपर ही होगा। तो क्या मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया या उससे पहले कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया? क्योंकि अगर आप इस कैंडल को इंड्यूसमेंट मानोगे तो आपका नियरेस्ट जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ये है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? हायर लो। और इस हायर लो के ब्रेक पे इंटरमीडिएट या फिर माइनर चौक हो गया है, जिसकी मैं सलाह नहीं देता हूँ जैसे मैंने बताया था। तो उस केस में क्या होगा? अगर आपने इस स्विंग को अपना आईडीएम माना तो ये आपका हायर लो होगा। तो इस हायर लो के ब्रेक के बाद ही आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा अप साइड से डाउन साइड के मूवमेंट के लिए। तो अगर हम इसे मानते हैं आईडीएम, तो ये हो गया आपका आईडीएम। आईडीएम होते ही आपको यहाँ पे क्या मिल गया? एक हायर हाई मिल गया। तो ये रह गया आपका हायर हाई। अब आपको क्या चाहिए? या तो इस हायर हाई का ब्रेक चाहिए जो कि बीओएस होगा, या फिर इस स्विंग लो का ब्रेक चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए। तो हम दोनों मार्क कर लेते हैं। अब दोनों साइड रेंज है अगेन। तो देखते हैं मार्केट ने रेंज में क्या किया है। अगेन अप साइड ब्रेक किया है, नीचे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया। उसने क्या किया? ऊपर जाके बीओएस कर दिया। तो ये आपका बीओएस इस कैंडल में होगा। हो गया बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आपको फिर क्या होगा? जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है? अब ये नया आपका क्या बन गया? हायर लो। ये वाला स्विंग पॉइंट आपका क्या बन गया? हायर लो। ठीक है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ होगा। तो ये लाइन मूव करके यहाँ रख देते हैं। यहाँ तो बीओएस हो गया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, नहीं गया, नीचे गिर गया। तो क्या उसने कहीं पे इंड्यूसमेंट किया? ये हाईएस्ट हाई और ये जो स्विंग है इसके ब्रेक पे यहाँ पे भी क्या होगा? एक इंड्यूसमेंट होगा। तो अगर हम इसके ब्रेक पे इंड्यूसमेंट मान रहे हैं तो यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, अब इस इंड्यूसमेंट के बाद ये आपका क्या बन जाता है? हायर हाई। अब आपको इस हाई के ऊपर ब्रेक चाहिए। अब आपको इस हायर हाई का ब्रेकआउट चाहिए बीओएस के लिए क्लोजिंग बेसिस पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है? क्लोजिंग बेसिस पे तो नहीं हुआ, इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर गया मार्केट। इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, नीचे आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। क्लियर है? लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ गया, बट क्या यहाँ नीचे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर किया? नहीं किया। अभी भी मार्केट इस रेंज के बीच में है। बाद में जाके यहाँ पे मार्केट ने फिर क्या किया? चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। तो अगर आप अपने रूल्स के साथ स्ट्रिक्ट रहोगे तो ये आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ना तो आपको कोई कन्फ्यूज़न रहेगा, ना आप रॉन्ग साइड एंट्री लोगे। क्योंकि मार्केट देखो जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करता वो बुलिश ही रहेगा। कभी भी बायर्स यहाँ पे हमला कर सकते हैं वापस से सेलर्स पे। सेलर्स कितने भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, देखो कितने बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पे भी बड़ी कैंडल बनी है।
तो एक्चुअल में क्या है, ये बायर्स के द्वारा ही, यानी जो स्ट्रॉन्ग बायर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा सा लिक्विडेट किया है। यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप की सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि बहुत सारे एसएल लिए और अपने पूरे ऑर्डर्स यहाँ पे एक्सिक्यूट किए। देखो जम के भर भर के यहाँ पे एक्सिक्यूट किए। तो इन्होंने क्या किया, ये जो प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पे, जो भी प्रॉफिट इन्होंने यहाँ बनाया था उससे इन्होंने अपनी पोजीशंस को हल्की की लिक्विडेट किया ताकि एक नया मूव दे सके अपसाइड के लिए। देखो अभी ये वीडियो सिर्फ समझाने के लिए, आगे मैं लाइव मार्केट में आपको ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाऊंगा आँख के सामने, तब आपको बिलीफ आएगा इस प्रोसेस पे, बिलीफ आएगा खुद पे। और जब आप चीज़ों को अच्छे से समझ के एक्सिक्यूट करोगे तो कभी भी रॉन्ग डायरेक्शन में आप ट्रेड नहीं लोगे। डायरेक्शन से याद आया, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो बायस पे है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बायस पे आएगी। लेकिन बायस को जानने से पहले आपको वो सारी चीज़ें जाननी जरूरी थी जो मैंने आपको अब तक बताई है। पर बायस को जानने से पहले आपको वो सारी चीज़ें जाननी जरूरी थी जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताई है। क्योंकि जब हम बायस की बात करेंगे तो आपको लिक्विडिटी ही नहीं पता हो तो फिर आप उसे नहीं समझोगे, आपको पीओआई का पता ना हो तो आप उसे नहीं समझोगे, आप मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नहीं समझ रहे हो तो फिर आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए मैंने अपने हर वीडियो को पूरी डिटेल में बनाया है, कहीं भी अपना टाइम देने में कोई कंजूसी नहीं की, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए और आप राइट डायरेक्शन में ट्रेडिंग को सीखो। क्लियर है? तो अब ये बीओएस हो गया। अब देखते हैं मार्केट ने फिर क्या किया। ऊपर गया, स्विंग बनाया, ऊपर गया, स्विंग बनाया, यहाँ पे इस स्विंग का ब्रेक किया यानी आईडीएम किया यहाँ पे भी, ये हुआ आपका आईडीएम। उसके बाद ये क्या हो गया, बीओएस भी हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा ना इस कैंडल की क्लोजिंग पे, तो ये आपका बीओएस हो गया। और उसके बाद ये हाईएस्ट पॉइंट बनाया। फिर क्या किया इसने, और जब भी बीओएस होता है तो आपको फिर क्या मिल जाएगा, एक हायर हाई मिलेगा। तो इसी तरीके से मार्केट चलता रहता है। तो ये एक अप ट्रेंड का केस है, डाउन ट्रेंड का केस भी इसी तरीके से होगा। और देखो ये बार बार आईडीएम और बीओएस क्यों करता है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट बेसिकली किस तरीके से मूव करता है, ये गया ऊपर, हायर लो बनाया, ऊपर गया, यहाँ पे एक आईडीएम किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ कहीं पे कोई स्विंग होगा जिसे ब्रेक करके यहाँ पे आईडीएम किया, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ऊपर गया, हायर हाई बनाया, अगेन सेम चीज़ रिपीट की। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो स्विंग हाइज हैं यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इंटरनल में, ये वो हो रहे हैं। अब इस पूरे स्ट्रक्चर का, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बना है, इसका आईडीएम कैसे होगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, और ये आईडीएम किया, यहाँ पे आईडीएम कर दिया, अगेन मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे जाके आईडीएम कर देगा, अगेन मार्केट फिर अपसाइड मूव करेगा। धीरे धीरे करे या तेजी से करे, क्योंकि यहाँ पे आईडीएम करने के बाद क्या कर रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका। अगेन यहाँ पे आईडीएम किया है, फिर ये आईडीएम हो गया, और जब यहाँ आईडीएम किया तो ये क्या कहलाएगा, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो अप ट्रेंड में कुछ इस तरीके से मूव करता है, डाउन ट्रेंड में कैसे करेगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, स्विंग बनाएगा, नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद इस स्विंग को ब्रेक करेगा, इस वाली स्विंग को, यहाँ पे आईडीएम करेगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आया, फिर जाके क्या करेगा, इस वाली स्विंग को ब्रेक करा, आईडीएम किया यानी, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, फिर ऐसा स्विंग बनाएगा, यहाँ जाके आईडीएम करेगा, फिर नीचे आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, फिर क्या करेगा, यहाँ पे आईडीएम करेगा, और मोस्टली क्या करता है, कुछ इस तरीके से मूव देता है, शार्प। ठीक है, तो अगर डाउन साइड का स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट इस तरीके से मूव करता है, सीधा अप डाउन नहीं करता है, पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ये स्विंग बनाया ना, ये लोएस्ट पॉइंट था, और यहाँ पे आईडीएम हुआ, ये आपका हो गया आईडीएम। तो ये आपका क्या बन जाएगा, लोअर लो बनेगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट है ना, तो ये आपका यहाँ पे लोअर लो बन गया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ क्या किया, लोअर लो को ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यहाँ कहीं पे कैंडल क्लोज करेगा तब होगा, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अगेन क्या किया, ये वाली स्विंग बची हुई है। अब कौन सी स्विंग है, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये स्विंग है, इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया, फिर लोएस्ट पॉइंट मिल गया, लोएस्ट पॉइंट से फिर ऊपर की तरफ गया, तो आईडीएम यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट आईडीएम होगा। उसके बाद क्या करता है मार्केट, फिर लोएस्ट पॉइंट मिल गया, यानी कि आपको क्या मिल गया यहाँ पे, अगेन एक लोअर लो मिल गया, ये लोअर लो हो गया,
इस लोअर लो को जब ब्रेक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये हुआ ये, तो ये हाईएस्ट पॉइंट क्या बनेगा उस समय, हायर लो बनेगा ना। अगेन यहाँ पे एक हायर लो बनेगा। तो इस अप ट्रेंड में और इस डाउन ट्रेंड में चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे होगा, जब भी आईडीएम और बीओएस के बाद ये वाला स्विंग, ये वाला स्विंग क्या था, एक हायर लो था। तो ये जब ये हायर लो ब्रेक होगा ना, तभी सिर्फ आपका क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। जब तक ये हायर लो ब्रेक नहीं होगा तब तक आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर वो रेंज वाली जो एग्जांपल बताई थी वही होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हायर लो के ब्रेक होने पे होगा। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, जब वो हायर लो को चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, जब वो सॉरी हायर लो नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका लोअर हाई, और ये भी आपका क्या होगा, लोअर हाई। मुझे माफ़ करना इस चीज़ के लिए, ये लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता है ना। हायर हाई और हायर लो यहाँ बनता है, ये रहा आपका हायर हाई, यहाँ पे भी हायर हाई बनेगा क्योंकि बीओएस हुआ है। तो अगेन ये आपका क्या हो जाएगा, हायर हाई। तो यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनता है। और जब हायर लो ब्रेक होता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। सेम एज डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जब लोअर हाई ब्रेक होगा तब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट या तो रेंज में चलेगा या वो बीओएस करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। तो ये तो अप ट्रेंड हुआ। कहीं पे आपको डाउन ट्रेंड का एग्जांपल भी दे दूं, तो मार्केट डाउन ट्रेंड कहाँ से शुरू करता है, हायर हाई से शुरू करता है। हायर हाई से नीचे आया, स्विंग बनाया, ब्रेक नहीं किया, नीचे चला गया। अगेन स्विंग बनाया, ब्रेक नहीं किया, नीचे चला गया। अगेन यहाँ पे स्विंग बनाया। स्विंग कैसे बनाया, यहाँ पे स्विंग कैसे बनाया, देखो जब भी मार्केट किसी डायरेक्शन में चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन कोई कैंडल क्लोज करता है, कोई स्पाइक देता है, लाइक ये डाउन ट्रेंड है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है और स्पाइक दिया है तो प्राइस ऐसे गया होगा ना, नीचे आया फिर ऊपर गया, उसके बाद ही नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया था, तो ये क्या होता है, एक स्विंग कहलाता है। तो ये भी एक माइनर सा स्विंग है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में जाके दिखेंगे 15 मिनट या 5 ऑप, तो यहाँ पे आपको एक स्विंग नजर आएगा। तो इस स्विंग का क्या किया इसने, आईडीएम किया होगा। आईडीएम होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या बन जाएगा आपका, लोअर लो। तो लोअर लो का ब्रेक क्या कहलाता है, बीओएस। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अब श्योर हो गया मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, चला नीचे की तरफ। उसके बाद यहाँ पहुँचा, स्विंग बनाया, यहाँ भी स्विंग बनाया, यहाँ भी स्विंग बनाया। इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया, लेकिन अपने नियरेस्ट मोस्ट रिसेंट स्विंग को जरूर ब्रेक किया है। तो जब इससे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये आईडीएम कहलाएगा। जैसे ही आईडीएम होता है आपको क्या मिल जाता है, लोअर लो। लोअर लो ब्रेक होता है, आपको क्या मिल जाता है, बीओएस। बीओएस होता है, आपको क्या मिल जाता है इधर, लोअर हाई। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ होगा, इस लोअर हाई के ब्रेक पे, डाउन साइड हो तो, नहीं तो क्या होगा, फिर कोई स्विंग बनाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, नीचे गया, स्विंग तो बहुत सारे बनाए, पर आईडीएम कहाँ पे होगा, हर जगह आईडीएम कर रहा है। देखो यहाँ पे सिर्फ आईडीएम ही आईडीएम है। ये स्विंग बनाया, आईडीएम कर दिया, नीचे गया। ये स्विंग बनाया, आईडीएम कर दिया, नीचे गया। ये स्विंग बनाया, आईडीएम किया, नीचे गया। फिर ये स्विंग बनाया, यहाँ पे उसका आईडीएम किया, सिर्फ आईडीएम हो रहा है यहाँ पे। ये हाईएस्ट स्विंग है, उसके बाद कोई आईडीएम नहीं हुआ इधर, इधर आईडीएम नहीं हुआ फिर। ठीक है, तो आईडीएम कहाँ कहाँ पे किया, एक आईडीएम यहाँ किया इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे आईडीएम हुआ, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे आईडीएम हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे आईडीएम हुआ। सिर्फ आईडीएम हो रहा है, ना तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है ऊपर जाके, ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है यहाँ नीचे आके। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, जब ये वाला पॉइंट ब्रेक होगा, तो आपका बीओएस हो गया। क्लियर है, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं। और अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो ये आपका डिटेल्ड स्ट्रक्चर मैपिंग है। ठीक है वीडियो, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत ही इत्मीनान से समय दे के समझाई हैं। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स तो ओपन, इस वीडियो में आपको किसी भी जगह कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे तो निश्चिंत होकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ताकि वो डाउट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले आपके क्लियर कर दूं, उसके बाद हम फर्दर टॉपिक पे आगे बढ़ें।
तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।